हेलो छात्रों, एक बार फिर से आपका कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं, जो 2023 का आपका जो पैटर्न है, ठीक है, जो मतलब बोर्ड की तरफ से पैटर्न को जो निकाला गया है, उस पैटर्न के ऊपर जो क्वेश्चन से दिए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम उसी पैटर्न को हम हल करने वाले हैं। और इसके कुछ पार्ट रहेंगे, क्योंकि एक पार्ट में तो बनाना पॉसिबल नहीं होंगी ये सब चीज़ें एक साथ, ठीक है। तो इसको हम बाई पार्ट, मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में इस प्रकार हम क्या करेंगे, सभी पार्ट में छोटे छोटे पार्टों में बना के आपको सामने लेके आएंगे, ठीक है। तो आज की हम बात कर लेते हैं कि जो पैटर्न रहने वाला है ये आपका उत्तराखंड बोर्ड का, वो बोर्ड में आपको पैटर्न कुल क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे वो 27 क्वेश्चन होंगे, ठीक हो गया। जिसमें से आपका प्रश्न संख्या 1 में 8 खंड दिए हैं, मतलब इसमें आपको प्रश्न संख्या 1 में 8 खंड हैं और प्रत्येक खंड में आपको जो क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे वो बहुविकल्पीय होंगे, ठीक है। यानी प्रश्न 1 जो होगा उसमें आपके 8 क्वेश्चन दिए होंगे और उन 8 क्वेश्चनों में आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है। और उसमें से एक क्वेश्चन क्या होगा, करेक्ट होगा, और 3 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो ये जो पहला पैटर्न रहने वाला है, एक क्वेश्चन में आपके 8 खंड रहेंगे और वो सभी 1-1 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम उन्हीं के लिए काम करने वाले हैं और इसी प्रकार से हम जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे, आपको जो पेपर का पूरा एक सेक्शन है वो आपको पता चल जाएगा कि पेपर को किस टाइप से डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। उस पहले क्वेश्चन के लिए हम बात कर लेते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, या आप कह सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, जो पहला ऑप्शन है ए, वो आपका दिया हुआ है √3, ठीक है। बी जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है √4 है ये। सी पॉइंट आपको दे रखा है, ये दिया है आपको पाई, ठीक हो गया। और अगला आपको दे रखा है डी पॉइंट जो है वो दिया हुआ है 2 + √5, इस टाइप से ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें से आपको पूछ रखा है कि कौन सा नंबर है जो एक परिमेय नंबर है, परिमेय यानी कि रेशनल नंबर कौन सा हुआ इसमें से, ठीक है। परिमेय संख्या आपको बतानी है। तो परिमेय संख्याएं आप जानते होंगे, परिमेय संख्याएं कौन सी होती है, बे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और Q जो होगा, Q यहाँ पर कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन होती है जो आप जानते हैं, ठीक है, भली भांति। अब इसमें से आपका वो कौन सा नंबर रहने वाला है जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। √3 है, √3 को, क्योंकि हम 3 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। इसको ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तो ये तो हो नहीं सकती, आप जानते हैं भली भांति, ठीक है। अच्छा, 4 के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 2 × 2 लिख सकते हैं 4 के लिए। और यहाँ से ये 2 का जो जोड़ा बनना है, यहाँ जब जोड़ा बनता है रूट के अंदर तो उसको हम बाहर ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 2, ठीक है। और 2 को, अब ये जो 2 है, 2 खुद में एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके ऊपर रूट नहीं है, ठीक है। ये एक परिमेय संख्या के रूप में है, तो ये आपका आंसर सही होगा। ये क्या होगा, परिमेय संख्या एक, ठीक है। अगले जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये एक परिमेय संख्या है, आप कह सकते हैं ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। ना ही इसको लिख सकते हैं और ना ही आपका पाई है, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी रहती है आपकी, समथिंग आती है, कितना होता है, 22/7 होता है ये। लेकिन 22/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। लेकिन आपका जो पाई है, केवल पाई दिया होगा तो पाई परिमेय संख्या नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। अगर 22/7 दिया हुआ है तो ये परिमेय संख्या होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, ओनली पाई दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केवल पाई दिया हुआ है, तो पाई खुद में एक क्या है, अपरिमेय नंबर होता है, ठीक है। तो अपरिमेय नंबर है जिसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी नंबर आपका नहीं होगा, ठीक। 2 + √5 है, तो यहाँ पर √5 दिया हुआ है इधर, ये तो आपका परिमेय होगा, लेकिन ये एक अपरिमेय नंबर है। तो अपरिमेय नंबर आप जानते हैं ये कैसा रहेगा, आपका एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 2 यानी कि परिमेय संख्या के साथ में अपरिमेय संख्या जोड़ी गई है, तो ये जो रिजल्ट निकल के आएगा इसका, ये एक अपरिमेय नंबर रहता है, ठीक है। ये चीज़ आप जानते होंगे, ठीक। तो ये चीज़ आपको पहला क्वेश्चन में समझ में आ गई होगी कि इसका जो पूछा हुआ था कि परिमेय संख्या कौन सी होगी, तो जो √4 है इसको हम लिख सकते हैं √2 × 2, और यहाँ से 2 बाहर करेंगे तो ये आ जाएगा आपका परिमेय संख्या,
ठीक है, ये एक परिमेय संख्या है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा करेक्ट होगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इसी क्रम में जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पहले क्वेश्चन के 8 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, आपको ये ऊपर क्वेश्चन में जो होगा स्क्रीन पे शो हो जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, उनके लिए आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं लेनी है। अगला क्वेश्चन आपको इसी क्रम में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपको बोला हुआ है समांतर श्रेणी, एक आपको समांतर श्रेणी दी हुई है। दूसरा क्वेश्चन है ये, एक समांतर श्रेणी दी हुई है। ठीक है, समांतर श्रेणी, तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो इसमें आपको दिया हुआ है 4 10, 4 हो गया 10 है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 16 और ये दिया हुआ है 22। ठीक है, अप टू डैश डैश। इसमें पूछा है कि इसका अगला पद क्या होगा। ठीक है, यहाँ आप स्क्रीन पे ऊपर देख पाएंगे अगला पद, अगला पद क्या होगा, क्या होगा। ठीक है, आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए पहला ऑप्शन है आपका 26, बी दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको यह है 28, सी आपको दिया हुआ है 30 एंड नेक्स्ट आपको दे रखा है डी आपको दे रखा है 32। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि इसका अगला पद 22 के बाद वाला कौन सा पद आने वाला है। ठीक है, जैसे 4 10 16 22, तो इससे अगला पद जो आएगा वो क्या होगा। ठीक है, देखते हैं इसके आंसर में इनमें से हमारा कौन सा आंसर करेक्ट आता है ना। तो सोल्यूशन करते हैं इसका, जरा देखिए ध्यान से। ये हो जाएगा, हमें क्या दे रखा है, सीरीज दे रखी है, तो इसको हम लिख देते हैं एपी। आपको एक एपी दे रखी है इन्होंने। ठीक है, ये 4 10 16 और ये 22। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमसे अगला पद ये पूछा हुआ है, हमने वहाँ पर ये लगा दिया है। ठीक है, कि यहाँ पर डैश कि कौन सा पद आएगा उसको हमने बात करनी है। ठीक है, तो ये एक एपी दे रखी है, इसका पहला पद है A1, इसका दूसरा पद होता है A2, इसका तीसरा पद होगा A3 और इससे अगला पद होगा A4 आपका, ये आप जानते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको दी हुई है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं A1, A1 को ही हम क्या बोलते हैं, A बोलते हैं। क्या बोलते हैं, A, पता होगा। तो A कितना दे रखा है, पहला पद है आपका 4, ये आ जाएगा 4। ठीक है, अब आपको क्या निकालना होता है, सर्वांतर, यानी कि D जिसको हम कहते हैं सर्वांतर, सर्वांतर है ना। तो सर्वांतर जिसको हम बोलते हैं D, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस जो निकल के आता है A2 माइनस A1 से निकल के आता है। ठीक है, A2 माइनस A1, तो A2 कितना हो जाए 10 होगा और A1 आपका 4 होगा। A2 का माना जाएगा आपका 10 और A1 का माना जाएगा आपका 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, ये आपका 6 आ जाएगा। तो D की वैल्यू आपकी आ गई 6। ठीक है, अगली चीज़ अब हम बात कर लेते हैं कि हमें कौन सा पद निकालना है। तो A1 A2 A3 A4 A5, यानी कि हमें 5वां पद इसका निकालना है, इस सीरीज का 5वां पद। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या पता है, nवां पद के लिए, nवां पद के लिए, तो nवां पद के लिए एक सूत्र होता है, आपको ध्यान होगा। अगर हमें nवां पद निकालना है तो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका रहता है फार्मूला, है ना। तो हमें कौन सा पद निकालना है, 5वां पद, यानी कि n का मान हमने रखना है 5। ठीक है, हमें कौन सा पद निकालना है, 5वां, तो n का मान आ जाएगा आपका 5। ठीक है, यहाँ पर A1 A2 A3 A4 A5, तो यहाँ पर 5वां पद हमें निकालना है ना। तो n का मान आ गया हमारा 5। ठीक है, तो 5 रख देते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 आपका। ठीक, A, तो A का मान कितना दिया हुआ है हमें, अगर आप देखेंगे A1 को ही हम A बोलते हैं, जो पहला पद होता है उसी को हम A बोलते हैं, और ये हमें दिया हुआ है 4। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 4 प्लस ये आ जाएगा। n का मान कितना दिया हुआ है आपको, जो n दिया हुआ है, n आपका कितना है 5, क्योंकि 5वां पद है तो हमें 5वां पद निकालना है, 5 आ जाएगा, माइनस का 1, और d आपका कितना दिया है, तो d का मान हमने ये निकाला हुआ था 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 आपका ये। ठीक है, यहाँ तक ये हो जाएगा 4 प्लस 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा ये, और ये मल्टीप्लाई 6, क्योंकि एक मल्टीप्लिकेशन में होगा, रूट ब्रैकेट के अंदर में है, तो 5 माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर है, तो ये कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, तो कितना आएगा, 4 ऐसे रहने वाला है प्लस
6 चौक 24, ये हो जाएगा 24 आपका, और 24 और 4 को आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 28। तो जो पाँचवा पद होगा आपका वो कितना होगा, ये A5 हो जाएगा आपका 28, या फिर इसको हम यहाँ लिख देते हैं A5 जो निकल के आएगा वो कौन सा आएगा 28, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ये बी करेक्ट होगा। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन दूसरा था, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका आपसे पूछ रखा था कि इस क्रम का कौन सा अगला पद होगा, तो इससे अगला पद जो आएगा वो कौन सा आएगा 28 आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप लगा पाएंगे। इसी क्रम में हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये, यदि बहुपद, ठीक है, आपको बोल रखा है यदि बहुपद 2x², इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि बहुपद 2x² + x + k का शून्यक दिया हुआ है 3 है, तो k का मान होगा, k का मान आपको बताना है क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ठीक है, इफ 0 ऑफ पॉलिनोमियल 2x² + x + k इज 3, देन वैल्यू ऑफ k विल बी। तो k की वैल्यू क्या होगी, एक आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये दिया हुआ है 2x², माना एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक बहुपद है ना, माना बहुपद p ऑफ x। तो p ऑफ x बराबर आपको दिया हुआ है 2x² + x + k। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको। ठीक, और आपको बोल रखा है कि यहाँ पर जो शून्यक है इसका, तो शून्यक आप जानते हैं x, जो शून्यक होगा x दे रखा है वो आपका 3 है। ठीक है, अगर शून्यक 3 है तो उस केस में आपको k का मान पूछा गया कि k का मान क्या होगा। ठीक है, तो इस बहुपद में आपको करना क्या है, इस 3 की वैल्यू रखने पर ये आपका क्या है, एक शून्यक दिया हुआ है 3, तो 3 को जब आप इसके अंदर रखेंगे तो p ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये चीज़ आपको दे रखी है उसने कि यदि अगर हम इसमें ये पुटअप करते हैं तो इसका मान कितना हो जाएगा, शून्यक को रखने पर जो 3 जैसे आप पुटअप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाता है उस वाले केस में। ठीक है, p ऑफ 3, क्योंकि 3 क्या है इसका, इस बहुपद का शून्यक है, तो जैसे आप ये वैल्यू इसके अंदर पुटअप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब हम इस पर बात कर लेते हैं, बहुपद में इसको रख दीजिए, तो ये हो जाएगा p ऑफ 3। ठीक है, आप लिख सकते हो x बराबर 3 रखने पर। तो जब आप 3 रखते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि x का मान कितना है 3 है, तो यहाँ पर 3 आएगा, और इधर आ जाएगा हमारा 2, x की जगह कितना आ जाना है 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा ये वाला आपका, +3 + k, इस x से यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अब p ऑफ 3, क्योंकि ये इसका शून्यक है, पॉलिनोमियल क्या है, शून्यक दिया है, तो शून्यक जब दिया होता है तो उसका मान हमेशा कितना होता है, 0 होता है। ये आपको ऊपर लिख दिया था इसलिए हमने कि पॉलिनोमियल का आपको शून्य कितना दिया है 3, तो 3 रखने पर उसका मान हमेशा 0 होगा। ठीक है, ये होती है शून्यक, कि अगर आप उस चीज़ को जिस पे वो शून्यक दिया हुआ है अगर उसको हम उसके अंदर पुटअप करते हैं तो हमेशा आंसर क्या आता है, 0 निकल के आता है, इसलिए हम बोलते हैं इनको शून्यक इसका। तो 3 इस बहुपद का शून्यक है, तो जैसे ही आप 3 इसके अंदर पुटअप करेंगे तो यहाँ पर आपको 0 देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ हो जाएगी ये तो 0 हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये शून्यक था आपका। तो जैसे हमने 3 रखा तो ये जो पॉलिनोमियल था इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 2 और यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9 आपका, +3 + k, ये बन के आएगा आपका। ठीक है, ये 0 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 +3, और ये हो जाएगा +k। ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या हो जाएगा, ये 0 और 18 और 3 को जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 21 +k। ठीक है, इस 21 को आप इधर लेके आइए तो माइनस का 21 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा k, या हम कह सकते हैं या k = -21। ठीक है, तो k का मान जो निकल के आया वो कितना आ गया है, -21। अच्छा, ऑप्शन आपको इसमें दिए हुए थे, पहला ऑप्शन है आपका दिया हुआ है इसमें 12, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है आपको 21, तीसरा ऑप्शन आपको दे रखा है 24, और डी ऑप्शन आपको दे रखा है इसमें -21।
तो आपको k का मान, जो k का मान होगा, k का मान क्या निकल के आया है हमारा -21, तो आप इसको टिक करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको टिक करने से पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको जैसे हमने सॉल्व किया है तो इस टाइप से आप पहले सॉल्व करेंगे एंड देन उसके बाद में उसको टिक करेंगे, जो आपका आंसर आएगा उस पर आप टिक कर देंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, और ये सभी ये आपका जो 2023 का सैम्पल पेपर है उसको हमने यहाँ से लिया है, और ये सैम्पल पेपर आपको PDF के रूप में हम नीचे आपको उसमें डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। PDF की फॉर्मेट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द्विघात समीकरण x² - 9 के मूल होंगे, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रखा है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 9 विल बी। तो आपको एक इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 9, तो उसके रूट्स आपसे पूछे गए कि उसके रूट्स क्या होंगे, ठीक है। तो कोई नहीं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे बोला हुआ है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, और ये आपको दे रखी है x² - 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक द्विघात समीकरण तो हमेशा जो इक्वेशन समीकरण होते हैं उसके हमेशा राइट साइड में 0 होता है। तो x² - 9 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। इसको हम अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x² - 3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। और यदि आप ऐसा लिख सकते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज a² - b², तो इसको हम लिख सकते हैं a + b एंड a - b। ये एक सर्व समीकरण होती है जो आप जानते होंगे भली भांति। तो इस सर्व समीकरण के ऊपर हम काम करने वाले हैं। यहाँ पर a² - b², इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x + 3 और ये हो जाएगा आपका x - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यदि हम काम करते हैं x + 3 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, इस 3 को उस साइड में लेके जाएंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो रूट्स इसका ये निकल के आ जाएगा, है ना। दूसरा क्या आएगा, यदि पहले हमने इसको ले लिया x + 3 इज इक्वल टू 0, तो एक रूट्स ये निकल के आ गया इसका, ठीक है, मूल। अब एक बार इसको ले लेते हैं x - 3 के लिए, x - 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू +3, ठीक है। तो ये दो आंसर आपको देखने को मिलेंगे, -3 और +3, ठीक है। तो ये दोनों इसके जीरोज हैं दिए हुए, यानी कि मूल जिसको हम कहें। अब आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए इसका, ऑप्शन कौन कौन से दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको, पहला ऑप्शन है 3 - 3, ठीक है, B। दूसरा ऑप्शन आपको दिया हुआ है 9 - 9, C ऑप्शन दिया हुआ था आपका 0,0, ठीक है। D ऑप्शन आपको दिया हुआ है 2 - 2, ये ऑप्शन दिए हुए थे। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि -3 और 3, एक पॉजिटिव का 3 है और एक -3 है। इस ऑप्शन में से कौन सा है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपका पहला -3 है तो -3 मतलब यहाँ पर भी होना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि x के मान जो है वो आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मूल हैं इसके, ठीक है। तो आप चाहे -3,3 लिख दें, जैसे यहाँ पर 3,-3 लिखा हुआ है तो कोई उसमें इश्यू नहीं है, आप -3,3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर 3,-3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर आपका पहला हो जाए करेक्ट, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया है, ठीक है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, जो पहले सेक्शन मतलब जो खंड ए रहेगा, खंड ए में क्वेश्चन नंबर 1 में 8 आपके जो खंड होंगे वो 1-1 मार्क्स के होंगे और वो सबकी सब बहुविकल्पीय होंगे। आपने को स्टार्टिंग में बता दिया गया है इस चीज़ के लिए। अब इससे अगले फिर हम इस क्वेश्चन को आप लगा लीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये सब आपको ऊपर स्क्रीन पे शो हो जाएंगे, ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे और इसको PDF फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगी, वो आपको नीचे लिंक दे देंगे, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा उसको। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यदि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, यदि sin A, ये दिया हुआ है sin A इज इक्वल टू 3/4, ये दिया हुआ है 3/4, तो tan A का मान बताना है क्या होगा। तो tan A का मान क्या होगा,
tan a का मान, ये पूछा हुआ है, ठीक है। यदि sin a इज इक्वल टू 3/4 तो tan a का मान होगा। इफ sin a इज इक्वल टू 3/4 देन द वैल्यू ऑफ tan a विल बी, क्या होगी, ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन चलो लिख देते हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है 4/√7 दिया हुआ है, 4/√7 है। बी ऑप्शन दिया हुआ है आपको 4/5 दिया हुआ है। सी आपको दिया हुआ है 3/√7 और डी आपको दिया हुआ है √7 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम काम करते हैं, ठीक। आइए सोल्यूशन देखते हैं इसका। सोल्यूशन में sin a 3/4। अब आपको पता है ये साइन जो है ये हमें दिया है 3/4 के इक्वल है। तो साइन होता क्या है, लंब बट्टे कर्ण, L/K, यही होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। अब इसको आपको करना है क्या है, ठीक। लंब बट्टे कर्ण, पहले एक डायग्राम बना लीजिए समकोण त्रिभुज के लिए। अब वो पता है त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज पे वर्क करती है ना, कार्य करती है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना दिया। अब कोण ए जो है, कोण ए दिया है, तो यहाँ पर इसके 90 के सामने वाले हमेशा इसको बना दीजिए कोण ए, ये हो गया आपका ए, ठीक। बचा हुआ है इसको नाम दे दीजिए बी और इसको सी, ABC, ये समकोण त्रिभुज बन के आ गया, ठीक है। आपको लंब दिया हुआ है कितना, 3, तो लंब हो जाएगा ये 3। कर्ण कितना दे रखा है 4, तो ये कर्ण हो जाएगा इसका 4, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने काम करना है AB निकालना है, AB। तो आपको पता है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो जो AB होगा वो आधार होगा, और आधार को हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय को हम अप्लाई कर सकते हैं और वहां से आधार को हम निकाल सकते हैं। तो देख लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में यहाँ हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय आप अप्लाई करेंगे तो ये क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ कर्ण जो है, कर्ण को आप ध्यान से देखेंगे तो AC, ये क्या हो जाएगा, इसका कर्ण है ना, हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब क्या होगा इसका, लंब यदि देखेंगे तो BC, दिस इज BC का स्क्वायर प्लस आधार, बेस क्या हो जाएगा इसका AB, दिस इज AB का स्क्वायर, ठीक है। हमने AB निकालना है अब यहाँ से, ठीक है। तो AB हम निकालना है, तो AC हमें कितना दे रखा है, दिस इज AC दे रखा है हमने 4 का स्क्वायर हो जाएगा। BC कितना दिया हुआ है यहाँ से, 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, प्लस AB का स्क्वायर 16, इस 9 को आप इस साइड में लेकर माइनस का 9 हो जाएगा, इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इस साइड में सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा आपका 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा ये 7, और ये हो जाएगा आपका AB का स्क्वायर को आप इस साइड में लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा √7, और ये हो जाएगा आपका AB, ये होगा। या फिर आप इसको लिख सकते हैं, या AB इज इक्वल टू √7, तो आपका AB का मान आ गया √7, है ना। तो हमें ये साइड भी पता चल गया, ये कितना है, √7 है, ठीक है। ये भी हमें पता चल गया, इसका आधार कितना है, लंबी भी पता है, और हमने पता है इसका कर्ण भी पता है कि कर्ण कितना है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा हमसे tan A है, क्या पूछा हुआ है, tan A। तो tan A होता क्या है, इसको इरेज कर लेते हैं, ये आप निकाल सकते हैं, ठीक है। हमसे पूछा था tan A, तो tan A की वैल्यू क्या होगी, तो tan A का मान अब देखते हैं क्या निकल के आता है ना। तो इसको इरेज कर लेते हैं। अब tan A जो है आपका, tan A हमें काम करना है इसके, मतलब ये जो आपका A के सापेक्ष काम करना है, तो A आपका ये है, तो उस A के सापेक्ष में काम करेंगे तो आपका आधार हमेशा यही रहेगा, ठीक है।
बेस ये हो जाएगा, सॉरी आधार ये रहेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा BC, और AC जो आपका होगा ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब हम काम करते हैं tan A। अच्छा, tan A का फार्मूला होता है क्या है, लंब बट्टे आधार। बहुत बढ़िया, लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका BC, तो BC, और आधार क्या हो जाएगा आपका AB। तो आपका BC का मान कितना है, 3 दिया हुआ है, 3 आ जाएगा, और AB कितना दे रखा है, √7 दिया है, तो ये √7 आ जाएगा। ठीक है, √7, तो ये हो जाएगा आपका tan A। तो tan A का मान जो है वो क्या होगा आपका 3/√7। तो ये आपका, अब ऑप्शन देख लीजिए, पहला नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा 3/√7, यही हमारा आंसर निकल के आया है। ठीक है, और चौथा ये भी नहीं होगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका हो गया है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, इजी था क्वेश्चन। ठीक हो गया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी रेज कर लेते हैं, ये क्वेश्चन 5 था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिंदु, एक पॉइंट आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका। पॉइंट दे रखा है आपको बिंदु 6,-4, ये दिया हुआ है 6,-4 की x अक्ष से दूरी, की x अक्ष से दूरी, ये आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, x अक्ष से दूरी होगी, ये आपसे पूछा गया है, दूरी होगी। तो आपको दूरी बताने की, दूरी क्या होगी, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अच्छा, पहला ऑप्शन दिया हुआ है 6, बी ऑप्शन दे रखा है -4, सी दिया हुआ है -6, और डी दिया है आपको 4। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक, अब आपको बोल रखा है एक्स अक्ष से दूरी, मतलब एक पॉइंट आपको दे रखा है और पूछा गया है एक्स अक्ष से दूरी क्या होगी। ठीक है, और बोल रखा है, अगर इसको कन्वर्ट करते हैं, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 6,-4 फ्रॉम एक्स एक्सिस विल बी, तो एक्स एक्स से इसकी दूरी क्या होगी इस बिंदु की। ठीक है, एक्स अक्ष से, तो हम इसके लिए काम क्या करते हैं, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है इस टाइप से 2 एक्सिस बन जाएंगी, ये हो जाएगी आपकी, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स डैश, दिस इज वाई, एंड दिस इज वाई डैश। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो जाएगा मूल बिंदु, जिसको हम कहेंगे 0,0। ठीक है, अब आपको पॉइंट दिया हुआ है 6,-4 है ना, तो 6 जो होगा वो एक्स एक्सिस पे होगा, पहला पॉइंट है ये, और ये हो जाएगा वाई आपका, है ना। तो 6 हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव पार्ट पे, तो ये हो जाएगा, सपोज यहाँ पर 6 रहा होगा कहीं ना कहीं, ये वाला 6 वाला पॉइंट हुआ, और बाई जो है वो नेगेटिव का है माइनस का, तो ये नेगेटिव आएगा नीचे के लिए, ऊपर वाला पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये धनात्मक वाला पार्ट हो जाएगा, ये वाला धनात्मक, ऊपर के लिए जब जाओगे आप तो धनात्मक, ठीक है, ये हो जाएगा आपका धनात्मक। और नीचे के लिए अगर हम इसको शो भी कर देते हैं, चलिए, प्लस का 1 हो जाएगा ऊपर, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 होगा, प्लस का 4 होगा, ऐसे ही चलता जाएगा कंटिन्यू, है ना। नीचे के लिए आएगा तो माइनस का 1, ये हो जाएगा माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक है, तो आपको पॉइंट दिया हुआ है इस टाइप से, यानी कि -4, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर ये, तो ये जो पॉइंट होगा ये हो जाएगा आपका 6,-4, ये वाला पॉइंट होगा। अब आपसे पूछा है एक्स एक्स से दूरी क्या होगी, तो एक्स एक्स से दूरी, तो हमेशा जो दूरियां होती हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये हम कहें निर्देशांक ज्योमेट्री में, हमेशा कहाँ से काउंट होती है, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु आपका 0,0 यहाँ पर है, यहाँ से इस पॉइंट तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 6 ही होगी। कितनी होगी, 6, क्योंकि यहाँ पर ये 6 ही तो है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहना है, यहाँ से आप सीधे भी बोल सकते थे, बता सकते थे कि एक्स एक्स की जो दूरी होगी 6 हो जाएगी। कितनी होगी, 6। तो इसका आंसर आ जाएगा सीधे आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, या फिर आप एक ग्राफ बनाइए, ठीक है, एक बाई वाई डैश हो जाएगा आपका, एक्स एक्स डैश हो जाएगा, और इसकी एक्स एक्स से दूरी क्या रही, तो आपकी ये सामने है 6। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी रहेगी, 6 आ जाएगी, जो कि यहाँ से आपको
स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। तो ये जो पहली जो दूरी होती है वो एक्स एक्सिस की होती है, और जो सेकंड वाली दूरी रहती है वो आपकी वाई की रहती है, ठीक है। पहली एक्स एक्सिस की और दूसरी वाई एक्सिस की, ठीक हो गया। तो ये आपका इसका ऑप्शन पहला हो जाएगा, ठीक है। ना ही बी होगी, ना ही सी होगी और ना ही डी होगी, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोला हुआ है निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम 4 ऑप्शन पहले इसके ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 7 है आपको दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको ए 2/3, बी दिया है आपको माइनस का 1.5, सी दिया है आपको 15%, 15%, और नेक्स्ट आपको दे रखा है डी ऑप्शन जो दिया हुआ है 0.7 ओनली, ठीक है। तो इसमें से आपको पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो प्रायिकता नहीं हो सकती, मतलब प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती वो, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रायिकता का मान होता है, अधिकतम मान, प्रायिकता का अधिकतम मान की बात करें, प्रायिकता का अधिकतम मान का अधिकतम मान वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है, और प्रायिकता का न्यूनतम मान, प्रायिकता का कम से कम, जिसको हम कहें प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 होता है, ठीक है। तो अधिकतम मान 1 होता है और न्यूनतम मान 0 होता है, ठीक है। यदि, अब ध्यान से सुन लीजिएगा आप, कि यदि 0 और 1 है तब प्रायिकता हो सकती है, अगर 0 भी आता है तब भी प्रायिकता का मान है वो, अगर 1 आता है तब भी प्रायिकता का मान है, और इनके बीच में आता है कोई भी नंबर, ठीक है, वो हमेशा एक प्रायिकता को शो करेगा इनके बीच में। जैसे एग्जांपल आप दे सकते हो 0.123, ये एक प्रायिकता का एग्जांपल है, ठीक है। ये प्रायिकता का मान हो सकता है, ठीक है। हमेशा आपको ध्यान रखती है ये प्रायिकता का मान हो सकता है, ठीक। प्रायिकता का मान 1 से कम होगा, या फिर हम बोल सकते हैं या तो 1 होना चाहिए या फिर 1 से कम हो, ठीक है। और या हम कह सकते हैं कि कम से कम कितना हो सकता है, तो वो 0 हो सकता है। उसके बाद 0 से ज़्यादा होना चाहिए, और अधिक से अधिक कितना हो सकता है, 1 हो सकता है या फिर 1 से कम हो, ठीक है। 1 भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं नॉर्मली कि 0 और 1 के बीच में आपकी जो भी वैल्यू होगी वो एक प्रायिकता का मान होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और भी आपको ध्यान में रखनी है कि प्रायिकता का मान कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, कभी नेगेटिव में भी नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि प्रायिकता का जो मान होगा वो कभी नेगेटिव में आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो प्रायिकता का मान, अगर प्रायिकता का न्यूनतम मान करेंगे तो प्रायिकता का न्यूनतम मान आपके सामने ये लिखा हुआ है 0 होगा, और अधिकतम मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। इसका न्यूनतम मान अगर हम कहें नेगेटिव में, तो नेगेटिव में कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। प्रायिकता का मान कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन जो आपका बी होगा वो क्या होगा, सही होगा, ठीक है, क्योंकि प्रायिकता का मान कभी भी नेगेटिव में देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, ये जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं इनको हम सॉल्व करते हैं, तो देखना जो भी मान मिलेगा हमें, क्योंकि हमने अभी बताया कि 0 से या तो क्या होगा, बड़ा होगा या फिर इसके बराबर होगा, किसके, प्रायिकता का मान 0 से या तो बड़ा होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए, 0 भी हो सकता है, ठीक है। और आपका 1 से छोटा हो या फिर 1 के बराबर हो, ठीक है। तो प्रायिकता का जो मान होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि या तो 0 से ज़्यादा होगा या फिर 0 के बराबर हो सकता है, 1 से या तो छोटा होगा
या फिर 1 के इक्वल होगा, तो ये प्रायिकता का मान रहता है। ठीक है, हमेशा 0 और 1 के बीच में बाउंडेशन होती है, तो कभी इससे ऊपर नहीं हो सकता, 1 से ऊपर नहीं हो सकता और 0 से कम नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा होगा कि ये नेगेटिव में है, एक तो आपको पता चलेगा नेगेटिव में है, तो इसको लगा दीजिए बिना ऑप्शन को इनमें देखे हुए। तो आपका यही आंसर क्या है, गलत होगा। ठीक है, इसमें क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि प्रायिकता का मान कौन सा नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता है, तो नहीं वाला ऑप्शन क्या होगा, नहीं के साथ में जाना है आपको। ठीक है, तो माइनस का 1.5 है, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा इसके लिए भी देख लेते हैं। तो 3 से आप जब इसको भाग करेंगे तो 3 से भाग करेंगे तो 0.20 हो जाए, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, तो ये 66 आएगा। तो आप देख रहे हो कि 0 के 0.66, तो ये 0 से ज़्यादा है और 1 से छोटा है, तो ये हो सकता है मान, ये हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन हमें इस वाले में पूछा रखा था गलत वाला ऑप्शन। ठीक है, तो गलत वाले के साथ में ये गलत होगा, यानी कि माइनस का 1.5 नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये दे रखा है आपको, ये कितना हो जाएगा 15, इसको लिख सकते हैं, और ये परसेंटेज है, तो परसेंट डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा आपका। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.15, ये देखने को मिलेगा। तो 0.15 जो होगा आपका, ये क्या है, ये भी आपका 0 से तो ज़्यादा है लेकिन 1 से छोटा है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये तो आपको 0.7 दिया है, तो ये तो आप पता ही है कि 0 और 1 के बीच में ही होगा। ठीक है, तो यानी कि ये जो आपका बी ऑप्शन दिया हुआ था ये इसमें गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो आपका पॉइंट होगा नेगेटिव में कभी भी प्रायिकता का मान नहीं होता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए, बी आपका करेक्ट हो जाए। ठीक है, कि बी जो है वो नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था आपका। इसको आपको ध्यान में रखना है कि प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है वो 1 होता है, और न्यूनतम मान जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है, यानी कि 0 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है, वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। ठीक, वृत्त की त्रिज्या बताने की, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्किल इज 24 सेंटीमीटर and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of circle is what? ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है, पहले हम इसको डायग्राम बना लेते हैं, इसका डायग्राम क्या दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम आपको ये देखो क्या दिया हुआ है, अब यहाँ ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपका। एक सर्किल दिया हुआ है, एक वृत्त दिया हुआ है आपको, ये वृत्त बना दिया एक। ठीक है, इसके बाहर कोई एक पॉइंट दे रखा है, उसका नाम है Q। क्या दिया है, Q, ये पॉइंट दिया हुआ है, और इससे इस वृत्त के ऊपर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, ये एक स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, या जिसको कहते हैं टेंजेंट, तो एक टेंजेंट है। ठीक है, इसका एक सेंटर ले लेते हैं, इस वृत्त का सेंटर हो गया सपोज O, इसका सेंटर क्या हो गया O। इस पॉइंट से मतलब Q से अगर हम यहाँ पॉइंट एक P ले लेते हैं, तो ये एक स्पर्श रेखा है QP, और QP की आपको लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर, ये दे रखी है आपको। ठीक है, और इस पॉइंट से मतलब Q से इसके केंद्र की जो दूरी है ये वाली, ठीक है, इसकी दूरी भी आपको दे रखी है, इसकी दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये होगी 25 सेंटीमीटर। उस केस में आपसे पूछ रखा है, उस स्थिति में पूछा है कि इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि रेडियस क्या होगी, ये चीज़ आपको निकालनी है। ठीक है, ये रेडियस जो होगी, ये रेडियस क्या होगी, इसको हम अगर आर कहें तो ये आर का मान क्या होगा, यही चीज़ आपसे पूछी गई थी इसमें। ठीक है, तो ध्यान से अगर आपको पता होगा कि टेंजेंट और त्रिज्या के बीच में हमेशा क्या बनता है, समकोण त्रिभुज बनता है, मतलब समकोण बनता है, समकोण 90 अंश का कोण जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट या स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य में हमेशा क्या होता है, 90 अंश का कोण बनता है, ये वाला। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। क्या बनेगा, समकोण त्रिभुज। यदि ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो ये 90 अंश है, तो इसके सामने वाली ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या बनेगी, कर्ण बनेगी। क्या बन जाएगी, कर्ण। तो ये आपका आधार बन जाएगा, नीचे वाला पार्ट ये आधार का काम करेगा, और इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी, कर्ण।
ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी एक समकोण त्रिभुज आप लेते हैं तो उसके 90 अंश के जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या कहलाती है, कर्ण होती है। जैसे इसके सामने ये भुजा होगी तो यहाँ पर ये भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, है ना। तो सेम काम यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनेगा तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण का वर्ग करेगी, है ना। तो अब हमें क्या पूछा गया है, इस त्रिज्या पूछेगी कि वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखते हैं, इसको निकाल लेते हैं। तो आपको पता है इसमें हमें दो चीज़ें पता चल जा रही हैं। एक आपको क्या पता चल जा रहा है, इसका कर्ण दिया हुआ है और इसका आधार दिया हुआ है, तो त्रिज्या आपसे पूछ रखी है और त्रिज्या यहाँ पर हम निकाल के दिखाते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें, आइए सॉल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन कहते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा ये, पी क्यू, आप ऐसे कह सकते हैं ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में, ठीक है। और ये किससे हो जाएगा, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से जब आप काम करेंगे तो क्या होगा, ये इन्होंने बताया था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, तो ये बनेगा क्यू ओ, ठीक है, क्यू ओ। तो क्यू ओ का स्क्वायर और लंब हो जाएगा आपका ओ पी, ओ पी, तो ये हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या हो जाएगा, ये वाला आधार है नीचे के लिए, तो ये आधार बनेगा पी क्यू पी, क्या बन जाएगा, क्यू पी का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्यू ओ पता है कितना दे रखा है, ये 25 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर। और ओ पी आपको दे रखा है, अच्छा ओ पी हमें निकालना है, तो ओ पी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, आर, तो दिस इज आर का स्क्वायर, क्योंकि ये त्रिज्या हो जाएगी आपकी, ये हमें निकालनी भी है, प्लस क्यू पी, तो क्यू पी हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर, ठीक है, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 25 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 625 सॉरी, है ना, 625, ठीक हो गया। ये हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, है ना। इसको आप इस साइड में लेके आइए, तो ये हो जाएगा 625, इसको आप इधर लेके आएंगे 576, और ये हो जाएगा आपका आर का स्क्वायर। इसमें से अब घटा देते हैं इसके लिए, तो ये हो जाएगा 15 में 6 जाएगा आपका 9 बचेगा, और यहाँ से 11 में 7 जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा आर का स्क्वायर, ठीक। देखिए हमें केवल आर निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर को आप इस साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 49 इज इक्वल्स टू आर, और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल, तो 7 होता है, तो ये हो जाएगा आर, या कह सकते हैं आप आर इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब आपको जो ऑप्शन दिए हुए थे इसमें, ठीक है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया हुआ था आपको 7 सेंटीमीटर, बी दिया है आपको 12 सेंटीमीटर, और सी दिया है आपको 15 सेंटीमीटर, और डी आपको दिया हुआ है 24.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए थे, तो इसमें से हमने अभी सॉल्व करके निकाला, तो त्रिज्या कितनी निकल के आ रही है, 7 आ रही है, और 7 के अकॉर्डिंग हमारा पहला ऑप्शन ठीक होगा, और बाकी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये खंड ए में आपके 8 क्वेश्चन थे, और ये 8 के 8 हम लगा चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन में आपकी ये 8 पार्ट थे, ठीक है, पहले क्वेश्चन की 8 पार्ट है, तो ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन एक मार्क्स के हैं सभी ये, ठीक है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 अब आता है, वो भी आपका 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसको इरेज कर लेते हैं, आप पॉज करके इसको कर लीजिएगा, ठीक है काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है,
संख्या 200 को 2 की घात n डॉट 5 की घात m के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 2 है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। एक संख्या दे रखी है हमें 200। ठीक है, वो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे, ऊपर क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। संख्या 200 को हमने लिखना है 2 की घात n डॉट 5 की घात m के रूप में। ठीक है, तो इसको हमें इस रूप में लिख के दिखाना है, के रूप में लिखना है आपको, के रूप में। तो हम क्या करने वाले हैं, 200 को आप क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 200 के अभाज्य गुणनखंड। तो आप इस टाइप से बना लेंगे, 2 एकम 2 0 0, फिर 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 0, 2 से 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 25, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, ये पूरा कैंसिल हो गया आपका। तो हम 200 क्या लिख सकते हैं, इसलिए 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार है 1 2 3, ठीक हो गया, 2 बार 5 है, तो 5 गुणा 5। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, तो ये इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 1 है ना, तीनों आपस में घातें जुड़ जाएंगी, तो 2 की घात 3 हो जाएगा, गुणा 5 की घात 1, 5 की घात 1, तो ये 2 हो जाएंगी, तो 5 की घात 2। ठीक है, तो ये जो आपका आया 200 को हमने 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में हमने लिख दिया, तो आपका आंसर यह बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n का मान जो होगा वो कितना होगा, 3 हो जाएगा, और m का मान जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर आ जाइए। अब अगला क्वेश्चन आपको बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इसको रेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात, वो आप इसके में देख पाएंगे, ऊपर शो हो रहा होगा क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का, ठीक है, तो द्विघात समीकरण आप जानते हैं, द्विघात समीकरण को हम किस टाइप से लिखते हैं, उसका जो साधारण रूप होता है द्विघात समीकरण का वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तो होता है। तो इसमें केवल इतना ही आपको आंसर देना था कि द्विघात समीकरण का आपसे पूछा हुआ था, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, यानी द्विघात समीकरण किस रूप में लिखी जाती है। तो द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 इस रूप में लिखी जाती है, ध्यान में रखिएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर केवल यही था, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, इसको ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी प्रकार एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ये इसको इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया हुआ है, एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ठीक है, यदि इस बाग की लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तो बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए कि बाग की बीमाएं क्या होंगी। ठीक हो गया। हाफ ऑफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर इफ लेंथ ऑफ द गार्डन इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन। तो उस केस में उस गार्डन की डायमेंशन आपको फाइंड करनी है। ठीक हो गया। अब इसका देख लेते हैं कि किस टाइप से आप इसको हल कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है, और ये भी आपका 1 मार्क्स में है दिया हुआ। तो आपको एक आयताकार गार्डन दिया हुआ है। ठीक है, एक पार्क है दिया हुआ, और आपको ये बोला गया है कि इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई अगर हम x मीटर ले लेते हैं, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है वो इससे कितनी 4 मीटर ज़्यादा है बस। तो x प्लस 4 मीटर, यदि हमने चौड़ाई इसकी कितनी ली है, x मीटर ली है, तो इसकी जो लंबाई होगी वो 4 मीटर अधिक है। तो हमने क्या कर देना है, x में 4 को और जोड़ दीजिए, तो x प्लस 4 मीटर। ठीक हो गया, ये हमें दिया हुआ है इतना। ठीक है, कि यदि आपकी जो चौड़ाई वो x मीटर होगी तो उसकी जो लंबाई होगी वो 4 मीटर अधिक हो जाएगी, तो x प्लस 4 मीटर इतना हो जाएगा। ठीक, इसको हम लिख लेते हैं। माना आयताकार बाग, ठीक है, आयताकार बाग की चौड़ाई
की चौड़ाई। तो चौड़ाई आपने क्या मानी है, x मीटर, इसलिए आयताकार बाग की लंबाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी, x + 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर अधिक हो जाएगी चौड़ाई से। ठीक, तो आपको बोला गया है, आपको इस आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, ये आपको दे रखा है 36 मीटर। ठीक है, ये कितना दे रखा है आपको, 36 मीटर। ठीक, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, आयताकार, तो आयत का आपको पता है परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप जानती हैं क्या होता है, आयत का परिमाप आपका होता है 2 बाहर लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि ये अर्ध परिमाप है तो आयत ही एक, लेकिन उसका अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप वाले केस में क्या हो जाएगा, अब देखिए ध्यान से, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, तो आपका पहले तो आप यही लिखेंगे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई आ जाएगा। अब ये तो पूरे आयत का होता है, लेकिन हमें अर्ध पूछा है, अर्ध वाला पार्ट है ना, तो अर्ध का मतलब हुआ है कि इसको आप क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। टोटल का आप 2 से भाग करेंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है हमें, 36 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 36। ठीक है, मीटर को हम बाद में लगा देंगे। ठीक, तो यह आ जाएगा आपका 36। ठीक, अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर लंबाई आपको कितनी दे रखी है, अच्छा लंबाई दे रखी है x + 4, तो लंबाई की जगह पे आ जाएगा आपका x + 4 प्लस चौड़ाई आपको कितनी दे रखी है, दिस इज x, तो ये हो जाएगा x आपका। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 36। x मिलके आपका कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा प्लस 4 = 36। 4 को आप उस साइड में लेके जाइए तो 2x, ये हो जाएगा आपका 36 - 4। ठीक है, तो 2x और इसमें से आप घटाएंगे, इसको लेस करते हैं तो कितना आएगा, 32 आ जाएगा। और x की वैल्यू यदि आप निकालते हैं तो 32 डिवाइडेड बाई 2, और 2 से आप भाग करेंगे तो आएगा 2 एकम 2 और 2 छंग 12। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका x = 16 इतना मीटर। ठीक है, ये आ गया x के मान, x = 16 मीटर। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए, अतः आयताकार बाग की चौड़ाई, तो चौड़ाई जो होगी इसकी वो x ली थी आपने, x मीटर, और x का मान आ गया आपका 16 मीटर। ठीक है, तो चौड़ाई आपको पता चलेगी। तथा आयताकार बाग की लंबाई, तो लंबाई जो थी वो क्या थी इसकी, x + 4, 8 थी, x + 4 मीटर। x का मान आपका आ गया है 16, तो +4, ये हो जाएगा इतना मीटर, और इन दोनों का यदि आप जोड़ते हैं 16 × 4 = 20, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चौड़ाई जो होगी वो कितनी होगी, 16 होगी, और इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आएगी। ठीक है, इसको पॉज करके वीडियो को आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिएगा, पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, इन क्वेश्चनों को, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो जाता है। ठीक है, इसी क्रम में एक अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है, इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने लोग।
नेक्स्ट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है आपको, बिंदुओं 0,0 तथा 36,15 के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं, बिंदुओं 0,0 तथा, आप ये क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा ये क्वेश्चन, 36,15 के बीच की दूरी हमने निकालनी है। ठीक है, इन दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी। तो हम यहाँ क्या काम कर लेते हैं, 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट ये हो जाएगा आपका, इसको ए नाम दे देते हैं और इसको बी। ए के जो निर्देशांक मान लेते हैं ये है 0,0 और अगला पॉइंट है आपका 36,15। ये हमने 2 पॉइंट दिखा दी। ठीक है, एक पॉइंट आपका ए ये हो गया, एक बी हो गया। इन दोनों के बीच की दूरी हमें निकाल के दिखानी है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ए बी, ये हमें निकालनी है। ठीक है, या आप कह सकते हो इसको आप x दिखा देते हैं कि ए बी के बीच की दूरी हमने क्या ली थी, x। ठीक है, तो x हमें निकाल के दिखानी है। तो ये ए और बी के बीच की दूरी के लिए हम काम कर लेते हैं। सोल्यूशन देखिए इसके लिए, तो ए बी के बीच की दूरी यदि हम काम करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, दिस इज x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा आपका y2। ठीक है, पहले बिंदु के लिए हमने काम कर लिया x1 और ये दिस इज y1, और दूसरे बिंदु के लिए x2 और दूसरा y2 हो जाएगा। ठीक, इनको यहाँ नोट कर लेते हैं पहले। तो x1 आ जाएगा आपका 0 और y1 भी आ जाएगा आपका 0, x2 हो जाएगा आपका 36 और y2 हो जाएगा आपका 15। ठीक है, ये हो जाएगा। तो हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी तो बीच की दूरी क्या होती है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, जानते होंगे आप। तो अब क्या करना है, इसको x2 का मान यहाँ पर रख सकते हैं। तो x2 का मान आप जब रखेंगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 36 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा आपका प्लस y2, तो y2 कितना हो जाएगा आपका 15, तो 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। ठीक, अच्छा इसको सॉल्व करते हैं तो आपका कितना आएगा, ये हो जाएगा 36 में 0 जाएगा तो आपका 36 ही आएगा, 36 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस यहाँ पर आपका कितना आएगा, ये 15 ही आएगा, 15 का जस्ट स्क्वायर, ये बन के आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक, तो ये 36 का आप करेंगे तो 36 का वर्ग कितना होता है, 36 का वर्ग कर ही सकते हैं आप, 36, तो 36 का वर्ग कीजिए, 6 छंग 36, कैरी 3 आ जाएगा, 6 3 18, 18 3 21, 21 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 6 18, 8 आएगा, हाँ से लिख लेगा, 3 3 9 और 1 ये 10 हो जाएगा, 6 और ये 9 2 1, तो ये हो जाएगा 1296 आपका, कितना हो जाएगा 1296 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए इनके लिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 6 11, 11 का 1 हो जाएगा, 2 और 9 11 और 1 12, 12 का 2 आएगा, हासिल लगा 1, 2 और 2 4 और 1 5 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1521। अच्छा 1521 किसी का वर्गमूल होता है तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 1525, यहाँ वर्गमूल विधि लगा के देखते हैं, अगर ये किसी का होता है तो ये निकल के आ जाएगा, है ना। तो 2 2 का पहले जोड़ा बना लीजिए वर्गमूल विधि के अनुसार, है ना। अब हम कहते हैं ये कितना है 15 है तो 4 से जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16। अच्छा ये ज़्यादा हो जाएगा 16, तो ये 4 से तो नहीं जाने वाला, 3 से जाएगा ये। ठीक है, तो हम 3 से करके देख लेते हैं इसके लिए। तो ये आएगा 3 का स्क्वायर, 3 3 9 और 3 बार में क्या है, यहाँ कितना आ जाएगा 6 आएगा और यहाँ से 2 और 1 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, आप इनको जोड़ देते हैं तो 6 आएगा। तो
तो ये 1 है। अब 1 किसके टेबल में आता है, अगर हम बात करते हैं 9 नेम 81, तो यहाँ पर 9 टाइम इसको देख लेते हैं करके, 9, ठीक है। और यहाँ पर भी 9 आएगा। 9 नेम 81 का 1 हाथ से लगा 8, 9 छक 54, 54 हो जाएगा। 9 6 नेम 54, और 54 और 8 आपका कितना होता है 62, तो ये 62 आ जाएगा। तो पूरा कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। तो ये होता है 39 का, तो ये आ जाएगी 39, ठीक है। 39 मात्रक, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे 39, 39 मात्रक। तो आप कह सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो कितनी निकल के आ गई है आपकी ये। इसका अच्छा दूरी को हमने क्या दिखाया था, x दिखाया था, तो आप यहाँ पर x लिख दीजिएगा, तो ये x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक ये आंसर आ गया। तो इसका आंसर होगा 39 मात्रक, ठीक हो गया, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में इसको करते हैं। ये आपको लगभग हमने 5 क्वेश्चन ये हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको आप कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।